हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे जो एनालिसिस करूंगा उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन का नेचर डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम हो चुका है तो आने वाले स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रेटेजाइज करें या कैसे प्लान करें कि क्या पेपर हो सकता है। यहाँ पर सॉल्यूशंस तो ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड सारे हैं, तो ये भी हमारा मेमोरी बेस्ड ही है। तो जो भी मेमोरी बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं उसको जरा सा देखते हैं कि कैसे एनालाइज करके हम अपनी स्ट्रैटेजी आने वाले पेपर के लिए बना सकते हैं। तो ये 2 अप्रैल का दोनों शिफ्ट का पेपर है। यहाँ मैं क्लासिफाई करवा रहा हूँ कि ये पेपर का क्या नेचर था और आपको कैसे सोचना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग का बहुत ही सिंपल सा रूल है, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। तो बेस्ट केस क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन के एनालॉजिकली रिपीट हो, ऐसे ही सिमिलर। वर्स्ट केस सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट आए, जो कि बहुत ही रेयर चांस है। देखिए ये क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्वेश्चन क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड है। देन आगे अगर हम देखें ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चीजें बताइए। तो ये भी क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे मैं बोलता ही हूं, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट रील बना रखा है, रील नहीं, एक रिकॉल कार्ड बना रखा है 3 मिनट का, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सारे वेरिएबल, क्योंकि सीधे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में अगर सिंपली इतना पता है कि एडियाबैटिक में dq 0 होता है और मोलर हीट कैपेसिटी होता है dq/dt, तो सीधे 2 फॉर्मूले से ही चीजें हो जा रही हैं। प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है du = dq + dw। ये 3 फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। सी, अभी तक 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, दोनों फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 200 mm and 1 mole of A and 3 mole of B are mixed, assuming solution ideal, vapor pressure of pure liquid B। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। PS = PA + PB, where PA + PB is P0A। तो 100 ग्राम of calcium carbonate reacted with 0.19 mole of HCl, the moles of calcium chloride formed is। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मैं बोलता ही हूं, स्टोइशियोमेट्रिक में 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो लिमिटिंग रिएजेंट या एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सिंपली यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए थी कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की, और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना आता चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जिसकी लेस वैल्यू। देन अब ये देखिए, ये ग्राफ है हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। अगेन मैं बोलूंगा कि हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, तो आपको स्लोप पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल पूछा है। तो अगेन ये क्या है, आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंसी। तो क्लियरली ये भी फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 1 - n पे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल का साइन। तो देखिए लर्निंग बेस्ड चल रहा है अभी सब कुछ। Which of the following molecule hydrolysis fast? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर, जब भी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड डेरिवेटिव्स, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पे हम बहुत ही क्लियरली पढ़ते हैं कि ऑर्डर में सबसे आगे क्या आएगा। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिटाइल क्लोराइड होता है। Which of the following is correct order of basic strength of amines? amines में मैंने बोला ना बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पॉपुलर है। तो मिथाइल के लिए सबको पता है, छोटा नंबर 213, बड़ा नंबर 231। सिंपल। देखिए ये भी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा स्पीशीज एंटी एरोमेटिक है, ये भी बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंटी एरोमेटिक। मेनली 4 and pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, तो स्ट्रक्चर लर्न होने चाहिए। तो बायोमोलिक्यूल्स में ये स्ट्रक्चर्स लर्न ही कर लीजिए, सिंस 2020 रेगुलर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट IUPAC नेम फॉर द मेजर प्रोडक्ट। अभी तक देखो कंसेप्ट यूज ही नहीं करवा रहे। एल्कोहलिक KOH हीट क्लियरली पता होना चाहिए, मैकेनिज्म E2 है। ब्रोमीन + CCl4 क्लियरली पता होना चाहिए, मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। फिर NaNH2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, फिर एलिमिनेशन होगा। कुचरोव्स देख के समझ आ गया कि एल्काइन बनेगा, कुचरोव्स रिएक्शन हाइड्रेशन है, ये एल्कीन का ही होता है। तो अब ये क्लियर है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस देख के ही समझ सकते हैं कि B and D में से कुछ होगा।
तो ये भी देखिए लर्निंग बेस्ड था, अभी तक कुछ डीप कॉन्सेप्ट आया नहीं है। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है जो NaOH से रिएक्ट करके पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। मींस अगर ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या टॉलरेंस, अब टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है बस इतना पता होना चाहिए, टॉलरेंस टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगेन ये भी लर्निंग बेस्ड हो गया। अब यहां पे रखेगी NaOH से रिएक्ट करके सेल्फ एल्डोल रिएक्शन देगा। तो अब एल्डोल के लिए क्या आपको नेसेसरी कंडीशन पता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? तो हो गया। देखो अभी तक आपको सिर्फ चीजें रिटेन होनी चाहिए जो, और वो भी वो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बोलूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनिक में हैं जैसे एल्डोल, कैनिजारो, सिर्फ वो रिएक्शंस ही रिवाइज करें लास्ट 1 डे में। Which of the following carbon form least stable and most stable free radical? Stability order of free radical, tertiary, secondary, primary. Again ये भी fundamentally based question था। Hybridization, ये भी सीधे hybridization कैलकुलेट करनी है लोन पेयर। तो फॉर्मूले से ही निकल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एनायनिक माइनस कैटायनिक डिवाइडेड बाय 2 या 8। जो सेकंड मतलब रिमाइंडर बचता है सेकंड क्वेश्चन वो लोन पेयर बता देता है। देन मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, देखिए वेरी पॉपुलर एक्सेप्शन पूछा गया है। आयनिक रेडियस ऑफ दिस मेटालिक और आयनिक रेडियस का ट्रेंड, तो जो वो ग्रुप 13, 14, 15, 16 में पूरी टेबल है, मतलब यहां से हमें समझ आया, रीड कर लो सारी टेबल जो ऐसे बनी होती है जिसमें एक तरफ रेडियस होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब रिवाइज कर लो, जो भी एक्सेप्शन है उसे मार्क कर लो। Which property does not follow regular trend? कौन सी प्रॉपर्टी रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती? ये तो ऑप्शन देख के भी आइडिया लग सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम रेगुलर बात करते हैं, आयनाइजेशन में रेगुलर बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस में डायरेक्ट बात करते हैं, या आयनिक रेडियस में डायरेक्ट बात करते हैं। देन इन द कॉम्प्लेक्स, ये साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो ये मेटल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल। तो अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते ही समझ आ गया कि ऑक्टाहेड्रल है, एटॉमिक नंबर मेंशन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अगेन देखिए सीधे इजी हो गया हमारे लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, ये बोर्ड की तैयारी में भी पढ़ते हैं कि अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, डेल्टा नॉट कम है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, तो यहां से समझ आया हमें सारे वर्क डन का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि आइसोबारिक में वर्क डन क्या होता है, किसका ज्यादा होता है, देन आइसोकोरिक, फिर एडियाबैटिक, ये पूरा आपको लर्न ही होना चाहिए कौन सा वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, देन तो अभी ये भी लर्निंग ही चल रहा है। x ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, y मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालना है। तो दिस इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड, लिखता जाता हूं अभी तो मैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड। तो मैंने बोला भी आपसे जब मैंने वो 15 मिनट वाला वीडियो बनाया कि लास्ट डे स्ट्रेटजी, मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और केपी पे ही क्वेश्चन आएगा, तो बस इसके सारे PYQs कर लो। अब ये भी डाउट आएगा सर इसको मास्टर करने के लिए क्वेश्चन कहां से लाए, सारे एक इक्विलिब्रियम के PYQs में जितने केपी और अल्फा स्क्वायर के न्यूमेरिकल हैं वो मास्टर कर लीजिए। इवन अभी 2025 सेशन में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो भी आप ढंग से समझ सकते हो। अगेन आपको ये समझ आ चुका है मॉक टेस्ट देके भी कि सिर्फ PYQ करने से मार्क्स नहीं आते, PYQ का ढंग से एनालिसिस करना चाहिए, जैसा मैं करवाता हूँ वो उस तरीके से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे ना, तभी आप सीख पाएंगे और मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे। तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट सी, वैल्यू ऑफ L गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी क्वांटम नंबर के बारे में हमें पढ़ना है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि क्या समझ आए कि यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। 3,3 डाइमिथाइल, नंबर ऑफ sp, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अब देखो ये भी चीज है, मैंने जब इसका GOC का IUPAC का बनाया है रिवीजन सेशन, वहां पे क्या बोला है, इजी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मतलब ये मान के चलो एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर या हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन, यही एक ही एक्सेप्शन है मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये आप डिस्कस हाइड्रोकार्बन में पढ़ लेना। अब ये एक्सेप्शन है, लर्निंग बेस्ड के साथ साथ
ये एक्सेप्शनल लर्निंग है, क्योंकि नियोपेंटेन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, स्टेटमेंट तो सही है बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ठीक है, तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में सल्फर का डिटेक्शन पढ़ लो, फिर उसके बाद अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है तो HCN का टेस्ट पढ़ लो, जो इस बार जेई में आया कि रेड कलर देता है। सल्फर का तो एक ही है, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड टेस्ट, फिर फेरोफेरिसाइनाइड टेस्ट। तो ये टेस्ट हमें डिस्कस पढ़ लेने हैं। अगेन दिस इज लर्निंग बेस्ड। कॉपर ऑक्साइड से हीट किया है कंपाउंड को, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज दिस, एक्वस टेंशन इज 15 mm, प्रेशर रिकॉर्डेड इज 715, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट इसको मैं बोलूंगा कि कंसेप्चुअली है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि इजी है, इट नीड्स प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। जिनको मोल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग लगता है ठीक है, बट अब जिनका वीक है वो इस लास्ट डे में उसको ना टच करें, सिंपल एडवाइस। अब नेम रिएक्शन तो मैंने बोला है कि तो जो टॉप 10 नेम रिएक्शंस हैं वो याद होनी चाहिए सभी को। लर्निंग बेस्ड था वो क्वेश्चन भी। ये भी देखो रिएक्शंस कोई ऐसे मैकेनिज्म बेस्ड नहीं आ रही है, स्टीफन्स रिडक्शन आ गया, रोजनमुंड रिएक्शन आ गई, अमोनिया के साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है, तो एज सच कोई मैकेनिज्म बेस्ड देखो नो, मतलब हम इतना मैकेनिज्म पढ़ते हैं डिटेल में, एक्सेप्शन पढ़ते हैं, कोई मैकेनिज्म बेस्ड यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का नहीं है। 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स ABCD है, नंबर ऑफ टेट्रा पेप्टाइड्स फॉर्म, तो ये मैं बोलूंगा कंसेप्चुअल है। तो देखिए अभी तक मैं 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें से 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी लर्निंग बेस्ड है। मैं लास्ट में समराइज भी करूंगा पूरा ये कि क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, ये तो पूरा रिपीट हो गया है हमारा PYQ, ये तो मान के चलो ये PYQ से रिपीट होगा, ये PYQ से रिपीट होगा, क्वालिटी जो डिटेक्शन ऑफ सल्फर ये PYQ से रिपीट होगा, लेजन टेस्ट कैरियर्स ये PYQ से डिफरेंट आ ही नहीं सकता, इसका रिपीटिशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे मैं कंसेप्चुअल कहूंगा, इसमें बस क्या होता है कि आपको इसे एलिमेंट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। 2p6 मतलब नियॉन हो गया, इसका मतलब ये हो गया, 2p5 मतलब क्लोरीन हो गया, सॉरी फ्लोरीन हो गया, देन 2p4 का मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब आप कर लोगे नेचर ऑफ कंपाउंड। अब देखिए ये भी PYQ डिस्कशन में था, जो मैंने आपसे P ब्लॉक डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि ये करने के बाद आप PYQ करके आने वाले हो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो सुन लिया तो कर सकते हो। उसमें जो मैंने एनालिसिस बताए थे और जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, उस वीडियो को देखने के बाद अगर वो वर्क किया तो करके आने वाले हो, सिर्फ वीडियो इज नॉट सफिशिएंट। देखिए बच्चों, हमारे पास ना ये जो ब्रेन है इट इज लाइक स्टमक, जैसे स्टमक को आप सुबह शाम खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ तो हेल्थ नहीं बन सकती, उसे डाइजेशन का टाइम देना जरूरी है। सेम वे ब्रेन होता है। आपने 1 आवर वीडियो देखा, उसके बाद खाली बैठो, और फिर खाली बैठने का मतलब नो रील, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, हाफ एन आवर का ब्रेक लेके आपको क्या करना है, पूरा उसे रिवाइज करना है, PYQ खुद से करने हैं सारे। तो वो जब खुद से करने के बाद फिर NCERT से लाइंस पढ़नी है, फिर PYQ खुद से करनी है। तो ये 3 to 4 आवर्स तक आपको डाइजेस्ट करना है। जैसे खाने में 15 मिनट लगते हैं, डाइजेस्ट करने में 2 to 6 आवर्स या 8 आवर्स डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फूड। ऐसे ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंसी है। तो P ब्लॉक में अगेन इस तरीके से काम करना है। विच sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। देन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर, ये 3D सीरीज में लर्न ही करना है और ज्यादातर ये वाली चीज डिस्कस्ड होती है। तो ये लर्निंग था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट मैं बोलूंगा PYQ से है क्वेश्चन। d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच हैज हाईएस्ट CFSE, हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हाईएस्ट कब आएगी, जब उसमें हमारा हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड में तो 0 आ जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू में विदाउट नेगेटिव साइन देते हैं, बिकॉज CFSE हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा, क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। बट मैं समझा के रहा हूं, अभी तो मुझे आपको बताना है कि ये भी PYQ बेस्ड है, बट ये क्वेश्चन कंसेप्ट है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लर्निंग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लर्निंग,
ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, हमने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया, और अगर मैं बोलूं तो ये पूरे सेशन के मेमोरी बेस्ड है ये, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड था। और इसको अगर मैं अपने उसमें एनालाइज करूं और आपसे बोलूं स्ट्रेटजी क्या होगी, मान लो आपका पेपर कल है, आज रात को क्या करना है, ठीक है। तो देखो अगर कल पेपर है तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को रेस्ट देना। तो 1 आवर में आप सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस का टेस्ट पढ़ लो बस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस आते हैं, देख के आप कराओगे। देन सीएफएसई पे क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, बिकॉज वन डे ही होगा अब आपके पास जब आप वीडियो देख रहे होगे। तो सीएफएसई क्वालिटेटिव एनालिसिस एकदम श्योर शॉर्ट चीजें हैं। फिर उसके बाद पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक में मैं बोलूंगा आप सिर्फ अगर एक्सेप्शंस पहले से अंडरलाइन कर रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो डी एंड एफ ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देख लो, क्योंकि ये अभी आया है तो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस जरूर देख लो, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट जरूर देख लो। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक में लगती है, ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चीज जैसे जो भी रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, देखो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, टफ नहीं पढ़ना, और ऐसा नहीं पढ़ना कि ये कभी कभी आए, एक बार आए, जैसे कि टाइट्रेशन। अब ये टाइम ऐसा है कि टाइट्रेशन पे क्वेश्चन समझने का टाइम नहीं है, अगर पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो टाइट्रेशन पे अब भी क्वेश्चन आ रहा है, बट अब कुछ नया टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है। तो बच्चों व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट डे, लेट्स से किसी का पेपर एक दिन बाद है, ठीक है, अगर 1 डे के बाद पेपर है तो मोस्ट वेटेज टॉपिक सबसे पहले तो देखो बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके दिमाग में टारगेट कितना है, आप मन में क्या सोच रहे हो ऑनेस्टली कि आप केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, आउट ऑफ 100 कितना स्कोर करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अगर कोई बच्चा 100 में से स्कोर करना चाह रहा है 80+, अगर वो बच्चा 80+ स्कोर करना चाह रहा है तो बहुत ही क्लियर है, उसे सब कुछ आता होगा और उसका एवरेज स्कोर मॉक टेस्ट में भी अभी तक इतना ही गया होगा केमिस्ट्री में। ऐसे बच्चे को मैं एडवाइस दूंगा कि वो 1-2 क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि उसी से उसका फुल स्कोर होगा। तो उसको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कायरल कार्बन मतलब बायोमोलिक्यूल्स को देख लो बस। वही एक क्वेश्चन है जो छूट जाता है स्टूडियस स्टूडेंट से। तो टारगेट बेस्ड तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी। फिर उसके बाद जो दूसरी है वो डी ब्लॉक का, डी एफ ब्लॉक में मैं बोलूंगा एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, क्योंकि सिलेबस में यही है तो ये आएगा ही। दिस स्ट्रेटजी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू 80+ स्कोर। तो यहाँ एजम्पशन है कि वो बच्चे ने ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली होंगी, ठीक है। अब आते हैं दोज स्टूडेंट हु वांट टू स्कोर 40+, ठीक है। तो जो 40+ स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए सजेशन यही है, रिवाइज ऑल फॉर्मूले इन फॉर्मूले पीवाईक्यूज वाले, पीवाईक्यूज क्वेश्चन जितने भी, जैसे अभी सब इजीली अवेलेबल है मेमोरी बेस्ड, जितने भी सेशन के पेपर हुए उन पे जितने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो रिवाइज करो, जितने भी फॉर्मूले बेस्ड है रिवाइज इट, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद सेकेंड चीज जो मैं बोलूंगा, आयनिक के फॉर्मूले लर्न करो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले। फिर उसके बाद रिवाइज नेम रिएक्शंस, क्या रिवाइज करनी है, नेम रिएक्शन। एंड अब दोज हु वांट टू स्कोर की सर बस एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाए, उनके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने बोर्ड की तैयारी की होती है तो बोर्ड में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, नेम रिएक्शन डिस्टिंग्विशन, जो बोर्ड के लिए आपने पढ़ा था वही रिवाइज करिए। तो बोर्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट मतलब देखिए क्या होता है, मैं बस एक चीज बोलूंगा आपको और उसके साथ एंड करता हूं, जब भी तैयारी करनी हो टाइम बहुत मैटर करता है। अगर टाइम 2 साल का है तो काम वीकनेस पे करना है, यानी लंबा टाइम है, और टाइम अगर 1 दिन का है तो काम स्ट्रेंथ पे करना है। सिंपल, मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक वर्ड में समराइज करता हूं।
तो आप 5 मिनट या आधे घंटे बैठो, ऑनेस्टली खुद के साथ सोचो मेरी स्ट्रेंथ क्या है एंड जस्ट रिवाइज इट। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया ना, जीवन भर दुख नहीं जाएगा। नहीं आता हुआ गलत हुआ तो दुख नहीं होगा। इसलिए इंश्योर करो जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।